आज हम लोग व्याकरण पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? थूत थूत पढ़ना, थूत थूत बोलना। अरे इमेजिन कीजिए, तोतला मास्टर व्याकरण पढ़ाएगा, कैसा फील होगा? शुद्ध 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 सुनिए ना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना और शुद्ध शुद्ध बोलने का बात करा, खुदे शुद्ध शुद्ध नहीं बोल पा रहा है, खुदे शुद्ध शुद्ध नहीं पढ़ पा रहा, तो कैसे व्याकरण पढ़ाई होगा? है ना? थूत थूत पढ़ना, थूत थूत बोलना, व्याकरण कहलाता है। तो ऐसे तो मन में आया था। आ गया समझ में? तो व्याकरण का ये समस्या है, इसके लिए बच्चा होना जरूरी है। ठीक है? अरे काम नहीं हुआ जी मेरा। ठीक है, अब जरा समझिएगा ध्यान से, ज़्यादा परेशानी होना है, बहुत सिंपल तरीके से समझेगा। बहुत सारी चीज़ें लिखा हुआ है, यही सब अगर डिटेल में लिखवा है तो बहुत लंबा चौड़ा जाएगा, लेकिन सब शॉर्टकट में चीज़ों को बस समझते हुए चलना है। ठीक है? तो ठीक है ना, इससे नहीं हटाइए, यहाँ से हटाइए। हैं ये सब काहे भुलाइए उस सब बात को। हम आपसे पूछ रहे थे किसको देखा? इनको देख रहे थे, अभी भी इन्हीं को देख रहे थे कि कहाँ देख रहे हैं हम अभी। चलिए बताइए कहाँ देख रहे हैं? देखिए, हम लोग व्याकरण पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? कौन से विषय का? हिंदी का, यानी हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले हैं। हिंदी व्याकरण को इंग्लिश में कहना चाहे तो क्या कह सकते हैं? व्याकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओह बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? ग्रामर। ग्रामर। ग्रामर नहीं सर, उसको फास्ट पढ़ना है। ग्रामर। फास्ट पढ़ेंगे। क्या? ग्रामर। 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 सब समझदार है। हटाइए ना जी उस सब, क्या उस सब निकालते झूठ हो, इससे घरे में करिएगा उस सब, तो फायदा है अभी देखे से। पाउडर यहाँ देखना है। देखिए, ग्रामर पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है? तो इंग्लिश का बात नहीं चलेगा कि हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले हैं, तो हिंदी में पूरा बात चलेगा। तो देखिए, व्याकरण का बहुत ही सरल परिभाषा सब लोग जानते हैं। व्याकरण एक प्रकार का विद्या है, ज्ञान है, शास्त्र है, जो कह दीजिए, जो हमें शुद्ध शुद्ध यानी सही तरीके से पढ़ना, लिखना एवं बोलना सिखाता है। जिस व्यक्ति को ग्रामर का नॉलेज नहीं होगा, वो व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी। मतलब जैसे मूवीज़ में अक्सर आपको डायलॉग सुनने को मिलता होगा कि मेल फीमेल में इंटरचेंज कर देता है। लड़का के बोल रहा है तुम नहीं करती हो, या लड़की को बोल देगा तुम्हारा काम अच्छा नहीं है, तुम काम नहीं करता है। ऐसा सुनते हुए देखे होंगे। ठीक है? तो मतलब किसके साथ क्या यूज़ करना है, वो सब हमें ग्रामर ही सिखाता है। जैसे अगर एक से ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे, तो एक से ज़्यादा मान लीजिए लड़के हैं, एक से ज़्यादा लड़का खड़ा है, तो उसके लिए हम लोग लड़के वर्ड यूज़ करते हैं, ना कि लड़का। ठीक है? लड़के और लड़का में फ़र्क होता है, बॉय और बॉयज़ में फ़र्क होता है। तो हमें कहाँ बॉय बोलना है, कहाँ बॉयज़ बोलना है, कहाँ ए लगाना है, कहाँ एन लगाना है, ये सभी चीज़ों का ज्ञान हमें ग्रामर ही कराता है, व्याकरण ही करवाता है। ठीक है? मतलब आपका जो उच्चारण है ना, एक तरीके कलम सिखाना नहीं सिखाता है, ग्रामर बोलना सिखाता है, मुँह वाला काम। ठीक है? वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उससे भी क्या आवाज़ निकाल रहे हैं, उसमें ग्रामर काम नहीं करता है। बांसुरी का जो आवाज़ निकलता है, क्या उसमें भी ग्रामर चाहिए? नहीं चाहिए। ग्रामर किस में चाहिए फिर? जिससे शब्द निकलते हों। तो क्या उस सबसे शब्द नहीं निकलता है? सारे गा मा पा धा नी सा शब्द नहीं है ना जी? तो शब्द नहीं है, अक्षर है, वर्ण है। स रे ग म प ध नि सा क्या उस शब्द है? क्या है जी? अक्षर के रूप में काम होता है, उसको शब्द नहीं कहेंगे। ठीक है? ताना धिन्ना सब, ढोलक उलक का सबका ताल होता है, डफली का ताल होता है। ठीक है? तो बस कहने का अर्थ यही हुआ कि व्याकरण का जब हम लोग को ज्ञान होता है तो हम लोग शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। यही व्याकरण का वास्तविक अर्थ है जो हमें सिखाता है। ठीक है? अब जब व्याकरण पढ़िएगा तो हम लोग शुद्ध शुद्ध बोलना और लिखना पढ़ना की बात करेंगे। तो हम लोग जब बोलते हैं कोई भी चीज़ या कोई चीज़ लिखते हैं, तो हम लोग किस चीज़ में लिखते हैं? वाक्यों में। हम आपको जो बोल रहे हैं तो कई सारे सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हम क्या बोले? कई सारे सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। लास्ट में रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। एक सेंटेंस है कि नहीं है? कि हम पूछे एक सेंटेंस है कि नहीं है, ये भी एक सेंटेंस है। मतलब हमारे सब मुंह से निकलने वाला जो शब्द है वो कहीं ना कहीं एक शब्दों में, एक वाक्यों में फिरो जाता है। वाक्य में उसको हम लोग फिरो देते हैं, है ना? जो बोले वाक्य में हम लोग फिरो देते हैं, ये भी एक सेंटेंस। हर एक चीज़ आप अपने शब्दों पे गौर कीजिएगा तो हम लोग वाक्यों में वार्तालाप करते हैं। किसी व्यक्ति से हम लोग बातचीत करते हैं तो सेंटेंसेस में ही बातचीत करते हैं। ठीक है? सेंटेंसेस में ही। फॉर एग्जाम्पल में आप समझिए कि आप लोग स्टेज पे चढ़े और स्टेज पे जा करके पाउडर पहले उठा के पटकेंगे, फिर दोबारा उठा के पटकेंगे। हाँ, बन गया ना वाक्य? तब अब मान लीजिए आप लोग स्टेज पे गए स्पीच देने के लिए, तो स्पीच आप लोग रट के जाते होंगे, एक प्रॉपर एक पैराग्राफ आप लोग रटते होंगे। ठीक है? मतलब कई पैराग्राफ, अगर लंबा स्पीच है तो कई पैराग्राफ रटते होंगे।
ठीक है। जैसे मान लीजिए आप लोग को कोई स्टोरी सुनाना है या स्टोरी पढ़ना है, तो एक स्टोरी में कई पैराग्राफ्स होते हैं, ठीक है। जैसे पेज होता है तो पेज में देखते होंगे यहाँ से लिखावट स्टार्ट होता है, ऐसे ऐसे कर करके जाता करके फिर यहाँ पे जाके आधा में छूट जाएगा, ठीक है। और उसके बाद वापस से यहाँ से ऐसे स्टार्ट होता है, ठीक है, ऐसे करके स्टार्ट होता है, फिर जा करके कहीं पे छूट जाएगा। तो ये जो यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ, ये यहाँ से शुरू हुआ यहाँ से खत्म हुआ, तो ये एक पैराग्राफ पूरा का पूरा, ये सेकंड पैराग्राफ, इसको पैराग्राफ कहते हैं, ठीक है। अब यही कई सारे पैराग्राफ्स को मिला के एक स्टोरी बन जाता है, पेज पर पूरा लिखल रहता है, ठीक है। अब पैराग्राफ्स के अंदर घुसिएगा, उसके अंदर ऑपरेशन कीजिएगा थोड़ा सा, तो पैराग्राफ किस चीज़ से मिलकर बना होता है? वाक्यों से, सेंटेंसेस से, है ना। राम मोहन को पीट रहा है, ये एक सेंटेंस है, वाक्य है, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद आप सुनिए ना, मैथ नहीं बनाइए, ये चचा नहीं कीजिए सबका, ये देखिए आपके लिए भी यही है, ठीक है ना। पढ़ाइए, बहुत आप जानते हैं ब्रिलियंट आदमी है ना मैथ में, सब हमको जानते हैं, इतना ना मैथ आप बनाते हैं कि हमको डर लगता है कि हम कैसे आपको हैंडल कर पाएंगे। इतना ना मैथ, साल भर से खाली मैथे बनाए हैं, कुछ नहीं, खाली मैथ बनाए हैं। अब आधा दिन गायब भी रहा है एकदम, है ना। साल भर में लगता है 6 महीने तो गायबे थे जी, नहीं 6 महीने तो एकदम गायबे थे, 6 महीना एकदम मैथ बनाए हैं एकदम, तो फिर गैप कर करके, ठीक है। देखिए तो क्या बात कर रहे थे, पैराग्राफ किससे बनता है? वाक्यों से मिलकर बना होता है। और वाक्य किससे मिलकर बना हुआ है? शब्द से मिलकर बना होता है। और शब्द किससे मिलकर बना हुआ है? वर्ण से। वर्ण से। वर्ण किससे मिलकर बना हुआ है? अक्षर से। वर्ण किसी से मिलकर नहीं बना हुआ है। वर्ण जो है एक इकाई है, सबसे शब्दों का या वाक्यों का सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाता है। वर्ण के अंदर कुछ नहीं है। जैसे ये हमारा घर है, मकान किससे मिलकर बना हुआ है? दीवालों से। दीवालों से मिलकर बना हुआ है। दीवार से रूम बना हुआ है, इन्हें दीवार घेर दीजिए तो रूम बन जाएगा, कमरा बन जाएगा। अब दीवार में घुसिएगा तो दीवार किससे बना हुआ है? ईटा से। अब पूछिएगा ईटा को चीज़ से बना है, तो ईटा ईटी, तो वो उतना उधर नहीं घुसना है। कभी ईटा मिट्टी से बना हुआ तो मिट्टी का चीज़ से बनाना है, तो परमाणु आइटम वेटम नाटक होने लगेगा, तो उतना नहीं घुसना है, सीधा सा बात समझिए। तो ये इस मकान को बनाने के लिए सबसे छोटी इकाई क्या है? ईटा। ईट है, मतलब सीमेंट वेमेंट भी है, उसको साइड करिए फिलहाल, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मामला, ठीक है। तो आप यूँ समझिए ना कि वर्ण हमारा एक तरीके से ईट है, ठीक है। और यही ईट से हम लोग दीवार बनाते हैं, तो जो ईंटों से कुछ जो शब्द बना है ना, वही हमारा दीवार है। दीवार, हाँ। और दीवार को मिला करके हम लोग क्या बना देते हैं? कमरा। तो आप इसको कह सकते हैं वाक्य। क्या बोल सकते हैं? कमरा बोल सकते हैं। बीच में एकदम बातचीत मत कीजिएगा, यही बातचीत करना है, क्योंकि भुला जाएगा, क्योंकि करना बहुत कुछ है। शुरुआत स्लो हुआ है, लेकिन जल्दी से अगर फास्ट नहीं करेंगे तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। काफ़ी चीज़ें पढ़ना है, सब आपको दिमाग में लोड भी करना है, तो एकदम ध्यान से सुनिए और बस रिस्पॉन्स करते रहिएगा साथ साथ में, तभी आपका जल्दी से क्लियर होगा। क्योंकि काफ़ी चीज़ है आपको, अगर आप लोग को क्लास वाइज पढ़ाया जाएगा ना, तो एक दिन में इतने होगा, इतने ज़्यादा, इतना भी नहीं समझिए, बहुत थोड़ा थोड़ा। ये सिर्फ वर्ण पढ़ाने में, इतना ही पढ़ाने में बहुत समय लगने वाला लगता है, 2-3 क्लास समय लग जाता है, ठीक है। लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें आप समझ रहे हैं, कहाँ तक पहुँचने वाले हैं आप? विशेषण तक पढ़ने वाले हैं, विशेषण तक आपको दिमाग में आज ही लोड करना है। तो थोड़ा सा एकदम माइंड को पूरा ओपन करके चलिएगा, तब हो जाएगा। ऐसे हम कर देंगे, टेंशन नहीं लेना है सारा कुछ, बस खाली ध्यान से सुनना है। क्योंकि हम कितनों हीरो बन जाए, सुनवे नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा, है ना। हम कितनों कॉमेडी कर ले, नाटक कर ले, आदमी सामने वाला सुनवे नहीं करे तो कुछ हो जाएगा। इसलिए सुनना जरूरी है, ठीक है। बीच में हो सकता है बोरिंग भी लगे, फिर भी सुनना है। जरूरी नहीं कि हर बार इंटरेस्टिंग लगे, हर बार अच्छे लगे, ठीक है। तो सबको मैनेज करके चलते रहना है, ठीक है। जब बीच में चुल मचेगा, कुछ कहते हैं बगल वाला के, तो कहना नहीं है, तो उसके मन में दबा के रखना है कि अंतिम में, ठीक है। हाँ, छुट्टी वगैरह कहना है, मतलब हमको नहीं, बगल हमसे जो कहना है तो कहवे कीजिएगा। बगल वाला के कहने का चुल मचता है ना आप लोग का, कि कुछ कहते हैं बीच में तो वो सब जो बतला है ना, उसको लोड करके, डाउनलोड करके कहीं रखिएगा दिमाग में। यहाँ कोना में साइड में जगह बना लीजिए, यहाँ पे सारा क्वेश्चन यहीं पे फीड करके रखिए। फिर उसके बाद यहाँ ऐसे करके रखिए कि क्या यहाँ पे लिखे हैं, ऐसे से खिसका के देख करके फिर क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। देखिए जे कह रहे हैं करना मना, वही कमा करना है। जुदाई हो जाएगा, फिर गाना गाइएगा, जुदाई जुदाई है लंबी जुदाई, ठीक है। कब सी बाजी दुल्हन बन के बैठे हैं एकदम, हटिए लगा फोटो खिंचा रहे हैं बड़का, ठीक है बैठिए, ये फोटो वाला पोज डाल रहे हैं। हाँ, यही तो कम में बचा है मेरा। तब बताइए दीवाल का चीज है? दीवाल ईट है। दीवाल क्या है जी? दीवाल शब्द है ना। अभी समझने के लिए हम एग्जांपल दें, बाकी है नहीं, ठीक है। तो मतलब समझिए कि वर्ण क्या है? सबसे छोटी इकाई। किसी भी भाषा का सबसे छोटा जो इकाई होता है ना, वो वर्ण कहलाता है,
सबसे छोटू, यानी इसका एक और परिभाषा आपको बुक में देखने को मिलेगा, जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सकता हो। मतलब आप इसको तोड़िएगा, जैसे इसको आप तोड़ते आए कि ये पेज है, पेज में लिखे हुए शब्दों को पैराग्राफ कहते हैं, तो पैराग्राफ में तोड़े, पैराग्राफ को आप वाक्यों में तोड़े, वाक्य को आप शब्दों में तोड़ दिए, और शब्दों को आप अक्षरों में तोड़ दिया, वर्णों में तोड़ दिया। अब वर्ण को आप तोड़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई लाइन लिखा हुआ है कि राम आम खाता, इस टाइप का, ठीक है, राम जाता है, तो ये एक क्या है, वाक्य है, एक वाक्य है। इसमें से कोई एगो सेंटेंस पकड़िए, जैसे मान लीजिए राम, मतलब एक शब्द पकड़िए, राम एक वर्ड हो गया, तो इसमें से राम इसको जाता है, तीनों को अलग अलग कर दिए तो सब शब्द हो गया। यानी राम एक शब्द है, जाता एक शब्द है भी एक शब्द है, ठीक है। इसके लिए शब्द कह सकते हैं, बट वो अपने आप में एक अलग वर्ड है, बट शब्द ही कह सकते हैं। इन्हीं को एक साथ जोड़ दीजिएगा तो क्या बन गया, वाक्य बन गया, ठीक है। और इसी को अलग अलग किए तो खाली राम अकेले पकड़िएगा, तो राम एक शब्द नहीं, मतलब वाक्य नहीं, एक सिर्फ शब्द है, ठीक है। राम क्या है, सिर्फ शब्द है। लेकिन कई बार आपको कुछ ऐसे शब्द भी मिलेंगे जो वाक्य का काम करता है, जैसे आओ, आपसे कोई पूछा अंदर आ जाए, आओ, तो ये आओ एक शब्द है, लेकिन ये सेंटेंस का भी काम करेगा, शब्द भी है और एक वाक्य भी है। तो कहीं कहीं पे ये सब पढ़ेंगे आगे जाके, कुछ ऐसे भी वाक्य जो एक गो शब्द का है लेकिन वो वाक्य का भी काम करता है, क्योंकि इतने में आपका काम निपट गया, ठीक है। खैर जो भी है, तो मान लीजिए आप राम को पकड़े, अब राम को अगर आप तोड़िएगा तो राम वर्णों से बना हुआ है, तो किसी भी चीज़ को जब हम लोग टुकड़ा में तोड़ते हैं तो उसको हम लोग विच्छेद करना कहते हैं, विच्छेद, ठीक है। तो इसको हम लोग, ये वर्ण से बना हुआ है, तो वर्णों का जब वर्ण विच्छेद करेंगे ना, आप लोग को याद है जब ये ट्रांसलेशन कर रहे थे नाम वाला, जैसे कलम, तो हम बोले थे इसको तोड़ने के लिए, जैसे मान लीजिए कि हल लिखा हुआ है, तो इसको बोले थे कि हाँ ये वाला, हाँ वो लय है, वो थोड़ा घूम गया है ठीक है, तो ऐसे तोड़े थे, तो इसी को हम लोग वर्ण विच्छेद कहते हैं, क्योंकि वर्णों को तोड़ दिए एकदम। तो वैसे ही राम को अगर आप तोड़िएगा तो र से बना हुआ है, आ से बना हुआ है, म से बना हुआ है, अ से बना हुआ है। अब क्या ये टूट सकता है? नहीं। तो ये हमारा वर्ण विच्छेद कहलाता है, यानी क्योंकि इन्हीं वर्णों से मिलकर ये शब्द बना हुआ है, ठीक है। तो अब जो है इसको आप तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते हैं। तो जिस पॉइंट पे जा करके, यानी जिसका आप टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, वो वर्ण कहलाता है, ठीक है। इसी को आप कह सकते हैं कि शब्दों की या वाक्यों की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा इकाई, सबसे छोटा चीज़, इससे छोटा आप कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग वर्ण कहते हैं। वर्ण में कोई दिक्कत नहीं है। अब वर्ण में आगे बढ़िएगा तो ये देखिए वर्ण हो गया, वर्णों से मिलकर ही शब्द बनता है और शब्दों से मिलकर के ही वाक्य बनता है। लेकिन इसका अगर परिभाषा समझिएगा कि शब्द का परिभाषा, तो हम लोग क्या बोलते हैं, सही परिभाषा क्या होता है? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक मेल जोड़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि सिर्फ वर्ण जोड़ने से शब्द नहीं बन जाता है। जैसे मान लीजिए एक शब्द है कलम। कलम क्या है? एक शब्द है। इसका अर्थ क्या है? पेन, जो आपके लिखते हैं जिससे। लेकिन इसी को हम उलट पुलट दें, मलक कर दें। मलक क्या होता है? कुछ होता है? मलक का कोई अर्थ है? नहीं है। तो ये हम इसको हम लोग शब्द नहीं कहेंगे, इसे शब्द कहेंगे। सिर्फ वर्णों को जोड़ देने से शब्द नहीं बन जाता है, उसका अर्थ भी निकालना चाहिए। तो इसीलिए इसका परिभाषा क्या बनता है? वर्णों के सार्थक मेल, सार्थक सही रूप से जिसका अर्थ हो, सार्थक मेल को हम लोग वर्ण कहते हैं, सॉरी शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, ठीक है। ठीक वैसे ही सेम परिभाषा वाक्य के लिए भी, शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखे राम जाता है जाता राम। हालांकि इसका अर्थ बन गया, छोटा है इसलिए बन गया। कोई बड़ा सेंटेंस के शब्दों को उलट फेर कर दीजिएगा ना तो सही से नहीं बन पाएगा, ठीक है। थोड़ा उलट पुलट कर दीजिएगा ना तो फिर एक सार्थक मेल नहीं बन पाते। कोई बड़ा सेंटेंस लीजिए और उसके अक्षरों को, उसके शब्दों को उलट पुलट कर दीजिए तो एक अच्छा वाक्य नहीं बना पाएगा, मतलब उसका अर्थ ही नहीं निकल पाएगा, वो अर्थहीन सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। हालांकि इंसान अब टूटी फूटी भाषा में तो समझ में तो भी करेगा। अब कोई मान लीजिए आपको बोलता है जाता राम, तो आप नहीं समझिएगा कि क्या बोलना चाह रहा है, क्योंकि आप इंटेलिजेंट हैं, आप समझदार हैं, तो आपका दिमाग इसको करेक्ट करके दिखा दिया। लेकिन फर्स्ट टाइम किसी के मुंह से सुनिएगा ना तो आपको नहीं समझ में आता, क्योंकि आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं तो आपको समझ आता है। जैसे फॉर एग्जांपल में आपको भी इंग्लिश बहुत अच्छे से नहीं आता है, इंग्लिश में हम लिखेंगे ना सिंपल सा सेंटेंस, राम ईट्स मैंगो ऐसे करके, या फिर एक सेंटेंस लिखे आई कैन गो आउट, ऐसा लिख सकते हैं। मान लीजिए कोई सेंटेंस लिखते हैं आई कैन गो आउट, ठीक है, हम बाहर जा सकते हैं, मतलब मैं बाहर जा सकता हूँ। ये क्रिया अगर उलट पुलट दें हम, गो कैन आई आउट, अब आप इसका क्या अर्थ निकालिएगा? इस सेंटेंस का क्या अर्थ निकालिएगा? शब्द वही जो ये नाम लिखल है, जो चीज़ इसमें लिखा हुआ है इसमें वही चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन इसमें और इसमें अर्थ में फ़र्क नहीं है कि नहीं? इसका अर्थ नहीं निकाल सकते हैं, वन में नहीं करेगा, इसका बनेगा, ठीक है। तो इससे क्या समझना है कि शब्दों के का सही मेल जरूरी है। सिर्फ शब्द जोड़ देने से काम नहीं होना है, उसका सही रूप से भी जोड़ना चाहिए, उसका अर्थ भी निकलना चाहिए, ठीक है। तो शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं और वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं।
और भाषा या भाषा की सबसे छोटी इकाई या जिसका टुकड़ा या खंड न कर सके वह वर्ण कहलाता है। इन तीनों में कोई कंफ्यूजन नहीं है। व्याकरण क्या होता है? शुद्ध हाँ, व्याकरण सिंपल सा कह सकते हैं, व्याकरण वह विद्या है जिसकी सहायता से हम शुद्ध पढ़ना, लिखना एवं बोलना सीखते हैं। ठीक है, ये व्याकरण का परिभाषा हो गया। वर्ण, व्याकरण या भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका टुकड़ा खंड नहीं हो सकता है। ठीक है, वर्णों के सार्थक मेल शब्द और शब्दों के सार्थक मेल वाक्य कहलाता है। ठीक है, अब वर्ण में घुसिएगा ना तो वर्ण भी दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं स्वर वर्ण और एक को कहते हैं व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण क्या होता है? जिसका उच्चारण स्वतः होता है, यानी बिना किसी अन्य वर्ण, अबरी मुँह खोल दिए तो मारेंगे ऐसा घुसा ना कि जाके मुँह बलुआ में घुस जाएगा। मुँह में ऐसे बलिया में अंदर घुसिएगा अंदर एकदम, मुँह से, कान से, आँख से, सर से बालू झाड़िएगा, ऐसे निकलेगा, पूरा फैलेगा। समझे? जैसे होलिया में कैसे लड़की लोग ऐसे बलवा में अबीर लगा के ऐसे करती थी। अरे लड़कियाँ करती है, पूरा ऐसे बलवा में लगा लेगी अबीर और ऐसे करेगी। नहीं जी, नहीं करती है साहब। सब बड़ा ये सब काम करना चाहिए। बलवा खराब हो गया, रुस्सी आ गया था, फिर हमको क्या फ़र्क पड़ता है ना, हमारी बारी बस ये सब ना करें, बस बाकी लोग करें, क्या फ़र्क पड़ता है। तो बेइज्जती तो कर, वो घड़ी तो क्या बेइज्जती करेंगे, छोड़िए, करेंगे लेकिन कर देंगे बेइज्जती। हम काहे नहीं करेंगे, छोड़िए जो भी है, काहे नहीं करेंगे। बेइज्जती वाला हरकत रहेगा तो कोई को सुनना पड़ेगा। समझदार वाला काम करना है। बेइज्जती वाला हरकत करेगा हम उसको इज्जत देंगे। चम्मच से खा रखा हुआ फिर भी आदमी उंगली से ऐसे खा रहा है तो उसको इज्जत दिया जाएगा जी। खैर एग्जाम्पल फालतू है, फिर भी वह हंस के हमारा इज्जत बचा लिए। ठीक है। अरे इन्हें मत देखिए, इन्हें देखना है अभी। इतना अच्छा आदमी देखिए यहाँ पे बना हुआ है आपके लिए। ठीक है ना जी। तो दो प्रकार का क्या होता है वर्ण, एक को कहते हैं स्वर वर्ण, एक को कहते हैं व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण में ये बोला गया कि जिसका उच्चारण स्वतः होता है, यानी बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से। ठीक है, तो इसके लिए मतलब क्या होता है, जैसे स्वर वर्ण होता है अ आ ई होता है, ये सबको हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। और क ख ग घ म ये सब जो होता है इसको हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसको समझने के लिए बोले थे आपको कि इसको लंबा बोल के देखिए। जैसे आप लंबा समय पर बोलिए ठीक है। अब बोले, अब लंबा समय तक क बोल के देखिए क, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि क में अ घुसा हुआ है। ठीक है, बिना स्वर वर्ण के आप क बोल ही नहीं सकते हैं। क जब आप लंबा बोलिएगा तो आपको क अ लगेगा कि अ बोल रहे हैं, लेकिन जब आप अ बोलिएगा लंबा तो कोई और लगता है, एक ही को बोल रहे हैं। तो इसलिए क्या बोला गया, सिर्फ क ही नहीं, आप कोई भी वर्ण को उठा लीजिए, च प म ध ध कुछ उठा लीजिए, चाची मौसी जो भी है, मतलब चाची मौसी नहीं, चा हो गया तो चा बोलिए, कुछ बोल रहा है जो मन करे, लंबा बोल के देखिए, आपको ऐसा फील होगा कि उसके अंदर में स्वर वर्ण है, घुसा हुआ है। बिना स्वर वर्ण के आप बोल ही नहीं सकते हैं, बोल ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि स्वर वर्ण का उच्चारण जो है बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है, और व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है। ठीक है, स्वर वर्ण का उच्चारण किसके कैसे होता है, स्वतः अपने आप होता है, बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है। ठीक है, उसको कोई का जरूरत नहीं है। लेकिन व्यंजन वर्ण का जो उच्चारण है वो स्वर वर्ण की सहायता से होता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब स्वर वर्ण में अगर घुसिएगा तो स्वर वर्ण टोटल कितना है हमारे पास, 11 है, 2 है, 11 स्वर वर्ण है ना, आ ई सब पढ़िएगा तो 11 स्वर वर्ण है। अब ये स्वर वर्ण भी दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं ह्रस्व स्वर, एक को कहते हैं, जो डायलॉग उनको मारे थे ना वही अपने ऊपर ले लीजिए आप। ठीक है, एक को कहते हैं दीर्घ स्वर, एक को कहते हैं ह्रस्व स्वर, एक को कहते हैं दीर्घ स्वर। ठीक है, तो दो तरह के जो स्वर होते हैं, तो जो ह्रस्व स्वर होता है ना, जिसके उच्चारण में समय कम लगता है उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, हाँ, और जिसके उच्चारण में समय ज़्यादा लगता है उसको हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ मतलब लंबा भी होता है, तो दीर्घ स्वर जिसके उच्चारण में समय कितना लगता है, ज़्यादा, और ह्रस्व स्वर में उच्चारण का समय कम। ये बहुत ही माइनर सा चीज़ है, इसको आसान मतलब थोड़ा सा कोशिश करके देना पड़ेगा तो समझ आ जाएगा। ठीक है, ह्रस्व स्वर में समय कितना लगता है, कम, और दीर्घ स्वर में समय ज़्यादा लगता है। जैसे आपके पास कोई शब्द लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए आप एक लिखते हैं कू, कू, ये दोनों जो शब्द लिखे हैं इन दोनों में कोई फ़र्क है, इन दोनों में से एक ह्रस्व स्वर है और एक दीर्घ स्वर है। तो दीर्घ स्वर जिसके उच्चारण में समय ज़्यादा लगता हो और ह्रस्व स्वर जिसके उच्चारण में समय कम लगता हो। तो आप लोग बताइए इसमें दीर्घ कौन है, ह्रस्व कौन है? हाँ, ये ह्रस्व स्वर है क्योंकि इसके उच्चारण में कम समय लगेगा, और ये वाला हमारा दीर्घ स्वर कहा जाएगा। जैसे इसको बोलेंगे ना तो कू तुरंत बोल देंगे, इसे हम लोग बोलेंगे कू। जैसे फॉर एग्जाम्पल में मान लीजिए हम लिखते हैं कोई शब्द, मान लीजिए हम लिखते हैं स्कूल और लिखते हैं स्कूल, तो इन दोनों के उच्चारण में फ़र्क है, दोनों सही लिखा हुआ है, गलत नहीं है, उच्चारण के स्थान पर डिपेंड, उच्चारण की ज़रूरत के हिसाब से हो जाएगा, इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं। यह स्कूल, यह है, इसमें बोलेंगे तो जल्दी स्कूल, यह स्कूल, इसमें थोड़ा सा समय देंगे कू बोलने में, इसमें समय नहीं देंगे। ठीक है, दोनों सही लिखा हुआ है, इसमें थोड़ा समय देना पड़ेगा, इसमें समय नहीं देना पड़ेगा, बस ये हंस, समय देना पड़ेगा। हाँ तो वो अपना हो जाएगा, तो आपको देने की ज़रूरत नहीं है।
मतलब हर अब आप बोलना आप ही को, तो आप ही को देना पड़ेगा, कोई और थोड़ी देगा। ठीक है, तो वो आप मन में बोलेंगे और उसी को लिखेंगे। आप जो कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो पढ़ने के लिए बोलने के लिए तो कर ही रहे हैं, उससे ज़्यादा आप इंपॉर्टेंट है लिखने के लिए कर रहे हैं कि आपका लिखावट शुद्ध हो जाए। लिखावट शुद्धता के लिए ग्रामर का होना जरूरी है। ठीक है, बात है समझ में। तो ह्रस्व स्वर में क्या होता है, समय कम लगता है, और दीर्घ स्वर में समय ज़्यादा लगता है। तो देखिए, अ हो गया, आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, है ना, जिसको छोटी ऊ बड़ी ऊ भी कहते हैं। इसी को आप ह्रस्व ऊ, ह्रस्व ई, ह्रस्व ए भी कह सकते हैं। हाँ, मतलब सिंपल सा छोटी बड़ी कह देता है लोग, इसको छोटका इसको बड़का कह देता है, क्योंकि इसमें छोटा है तो छोटा कम समय लगा, इसको बड़ा है तो बड़ा समय ज़्यादा समय लगा, तो छोटी ऊ बड़ी ऊ कह देते हैं लोग नॉर्मली। तो आप चाहें तो ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ भी कह सकते हैं, उसमें भी गलत नहीं कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसी का पार्ट हो जाता है। अब इन जो आप पढ़ते हैं आ ई पढ़ते हैं, तो सबका आकार का मात्रा भी होता है। जैसे आ ई जब लिखते हैं तो इसमें थोड़ा सा हम और जोड़ देते हैं। जैसे आ ई लिखते हैं तो आकार, ई कार, है ना, ई कार, ऊ कार, ए कार, ए कार, एकार, ओकार, औकार, अंकार और अहकार, ऐसे करके आकार का मात्रा होता है। ठीक है, तो इनमें से जो ह्रस्व वाला है वो कौन कौन है, जरा छटनी करके बताइए तो। हर्ष वाला। हाँ। हाँ, ये है, ये है, ये है, ये, ठीक है। और एगो, अन्न भी है। हाँ, अन्न नहीं है, अन्न ये सब ये इसका अलगे है, इसका अलगे कैटेगरी है, उसको छोड़िए। ठीक है, तो ये हो गया। एगो री बीच में घुसल रहता है, री, जैसे ऋषि, ऋषि मुनिगण, थोड़ा सा सर उसको क्या दिख रहा है? इसी में ह्रस्व स्वर का ही पार्ट है री। इसको शॉर्टकट बोलना होता है। एक होता है ये वाला री और एक होता है ये वाला री। तो ये ह्रस्व स्वर है, इसमें जल्दी बोलना होता है ऋषि, है ना, ऋषि। हाँ, एक होता है ऋषि, एक होता है ऋषि। जैसे पानी का रिसाव हो रहा है तो री लंबा बोलते हैं, रिसाव, है ना, ऋषि, ऋषि मुनि। तो री में जल्दी बोलाता है। तो ये उच्चारण का फर्क है, ये बहुत छोटी सी चीज़ है। इसको थोड़ा सा अभ्यास कीजिएगा तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। जब पकड़िएगा ना तो फिर धीरे पकड़ में आने लगेगा कि हम ह्रस्व है कि दीर्घ है। फिर उस हिसाब से आप सही से लिखना भी स्टार्ट करेंगे। जो कन्फ्यूजन होता है ना कि इन्ने से उड़ाए कि उन्ने से उड़ाए, या इन्ने से मुड़ा या उन्ने से मुड़ाए, ये ह्रस्व और दीर्घ के अभ्यास से ही आपको मालूम चलेगा। बुकों को पढ़िए, शब्दों को पढ़िए और उस हिसाब से कोशिश करिए। ठीक है, आपको हो सकता है पढ़ने बोलने में अजीब लगे, तो अजीब बुक में मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक आप में है, आपको शुद्ध रूप से बोलना नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए जो भी है। तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में कोई दिक्कत है नहीं है। तो बड़का वो हो गया, छोटका वो हो गया, ए हो सॉरी ए हो गया, औ हो गया, ये सब दीर्घ स्वर का उदाहरण है। तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद जो है ना, दो एगो अयोगवाह कहते हैं। ये दोनों जो किसको कह रहे हैं ना, अंग और अ कह रहे हैं, इसको अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है ना, इसका प्रयोग केवल स्वर वर्ण के साथ ही में होगा, इन दोनों का। बिना स्वर मतलब समझिए कि बिना किसी में घुसल हो ही नहीं सकता है। स्वर मतलब जो भी होगा स्वर के साथ में, स्वर वर्ण के साथ ही में इसका इस्तेमाल होगा, मतलब कहीं ना कहीं घुसले मिलेगा कि कोई इसका अक्षर है नहीं ना, कहने को हम लोग ऐसा लिख देते हैं, बट जनरली इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। कुछ कुछ शब्दों में, जैसे अंगूर हो गया, अंतर मंतर हो गया, थोड़ा सा कहीं कहीं हल्का फल्का होता है, बट ज़्यादा नहीं होता है। अब जैसे कंठ लिखा हुआ है तो कंठ में अ घुसा हुआ है, अंग, तो थोड़ा बहुत है, मतलब ये अयोगवाह कहा जाता है, सीधा सा बात। ये दोनों को है स्वर वर्ण का एक उदाहरण, लेकिन इसको आप इसको ना ह्रस्व कह सकते हैं ना स्वर कह सकते हैं, मतलब हर्ष और दीर्घ के कैटेगरी से बाहर है ये। ठीक है, अब देखिए, आप ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर किसको कहिएगा? जिसके उच्चारण को आप पकड़ रहे हो, या जो दो गो चीज़ हो। जैसे इन दोनों में हम कैसे छाट दिए, क्योंकि यही चीज़ बा एक जैसा लिखा हुआ दो गो है, तो एगो को हर्ष बोले, एगो को दीर्घ बोले। ठीक है, ये वाला भी दो गो था, एगो एन्ने से उड़ावल, एगो उन्ने से उड़ावल, एक के जैसा लिखावट दो तरीके से, तो हम एगो को हर्ष बोले, एगो दीर्घ छाट दिए। ये दोनों अकेले है, तो केरा हर्ष में केरा दीर्घ का है, कैसे छाट सकते हैं? नहीं छाट सकते हैं। ये थोड़ा सा मिला हुआ टाइप की ना घुसल रहता है हल्का सा, है ना, न भी मिलेगा। कौन सा लास्ट वाला? अह, ये भी अयोगवाह के अंतर्गत ही आएगा। दोनों अलग अलग चीज़ है ना, कोई दो गो तो है नहीं कि इसको आप एगो को हर्ष में छाटिए, एगो को दीर्घ में छाटिए। ठीक है, अब आपको कैसे, आप जिसे हम इसका कह रहे हैं कि इसमें कम समय देना है, इसको बोलने में समय कम देना है, इसको बोलने में समय ज़्यादा देना है, तो दो गो आपके पास है ना, तब ना आप अंतर देख पा रहे हैं कि अगर हम कम समय दे रहे हैं, हम ज़्यादा समय दे रहे हैं। कि एक के गो है ये, तो आप अंतर कैसे कीजिएगा कि हम ज़्यादा समय दे रहे हैं कि कम समय दे रहे हैं? आपको कैसे अंतर मालूम चलेगा? अंतर करने के लिए आपके पास कम से कम दो गो होना चाहिए ना, तब ना आप बताइएगा कि हम ज़्यादा समय देना है कि हम कम समय देना है। ये अपने आप में अकेले ही है, तो इसको कैसे आप छाटिएगा? ठीक है, तो जितना भी अ पूरा लिखते हैं, हमें अ को छोड़ करके, अ का वैसे भी कोई मात्रा नहीं होता है, वो सब में घुसल रहता है, उसके लिए बात नहीं है। अ को और अंग और अ को छोड़ करके बाकी बीच वाला को हर्ष और दीर्घ में बांट दिया जाता है। ठीक है, और ये दो को अयोगवाह कहते हैं। और अ बेचारा सीधा साधा है, वो नॉर्मल सा बात है, उसके ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, उसको कोई कैटेगरी में नहीं डाला हुआ है, वो नॉर्मल अपने आप में है, वो हर शब्द में घुसा हुआ है। ठीक है, नॉर्मल चीज़ है। तो ये तीन चीज़ हो गया। तो स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और अयोगवाह, सॉरी व्यंजन नहीं, स्वर में समझ में आ गया, अयोगवाह के अंतर्गत समझ में आ गया। ठीक है, स्वर वर्ण तीन प्रकार का कह सकते हैं आप, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और अयोगवाह। ह्रस्व स्वर में हो गया बात, देख लिया ह्रस्व स्वर का सारा टोटल 11 गो होता है, सॉरी 7 गो होता है टोटल, हाँ 7 ही में तो है। और उसके बाद दीर्घ स्वर में 4 गो होता है। ठीक है, और बाकी 2 गो आपका अयोगवाह होता है। ठीक।
ठीक है। तो 7 4 11, 11 12 13, ठीक है। और एगो अ हो जाता है, तो जो भी है, हालांकि अ इसी में आ गया, हर्ष स्वर के अंतर्गत नहीं आया। री भी इसी में घुसा हुआ है। जैसे री को हटा दीजिएगा तो 12 को होता है, और री को समेट दीजिएगा तो 13 को हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए अगला हमारे पास व्यंजन वर्ण जो 33 कहा जाता है, ऐसे और भी है मतलब, लेकिन मोटा मोटी 33 को कहा जाता है। अब ये थोड़ा इस चीज़ को थोड़ा समझने की बात है, हमारे हिंदी व्याकरण में कितना अच्छे से व्यवस्थित किया गया है चीज़ों को बहुत ही अच्छे से व्यवस्थित किया गया है। ये जो क ख ग घ है, क ख ग घ अंग, ये पाँचों को हम लोग एक ही स्थान से, यानी हम जो हमारा मुंह है, ठीक है, मुंह ये कंठ हो गया, ठीक है, कंठ के ऊपर में जाएगा तो तालु हो गया, तालु के बाद मूर्धा कहते हैं, अंदर जहाँ पे जीवा घुस जाता है, फिर आगे दांत है, फिर ये हमारा ओठ है, ठीक है। ये 4-5 चीज़ें हमारे पास है। क्या कोई चीज़ बोल रहा है जी? घुसा देंगे बलुआ मुँह में। तो हम बताया ना कि हम बोले वाला क्या नहीं कुछ बोलते हैं, तो बोले काहे दिए? बोलने का हिम्मत कैसे हो गया इतना? हमरा सुने के मन रहेगा, कैसे बोल देगा जी कोई? मारेंगे मुँह में फटाक से एकदम, कैसे बोल देगा? तो मारे काहे नहीं वहाँ पे? चलिए ध्यान दीजिए इधर, जल्दी से समझना है, ध्यान जल्दी से। अभी आधा घंटा हो गया हम लोग यहीं अटके हुए हैं, हालांकि आगे से फास्ट चलेंगे, यहाँ तक थोड़ा सा स्लो चलेंगे। खैर ये वाला बस समझना है थोड़ा सा, ठीक है। तो हमारे पास 4-5 गो वर्ण है, मतलब जगह है 4-5 गो जहाँ पे जैसे कंठ हो गया, कंठ के ऊपर में तालु हो गया, मूर्धा हो गया, दांत हो गया, ओठ हो गया, ये सब कुछ उच्चारण के स्थान है। मतलब आप जानते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, वाक तंत्र अंदर में, ये किसको क्या बोलते हैं, जो बाहर दिखता है इसको क्या बोलते हैं, स्वरयंत्र, ठीक है। अंदर में वाक तंतु होता है जो फड़फड़ाता है तो आवाज़ निकलता है, तो अंदर फेफड़ा हवा निकालता है, आई फड़फड़ाता है जिससे आवाज़ निकलता है, और वही हवा हमारे मुंह के अलग अलग हिस्सों में टकरा के शब्दों में या वाक्यों में या मतलब अक्षरों में कन्वर्ट होता है, और वही फिरो करके फिर हम लोग शब्द निकालते हैं। यही तरीका होता है व्याकरण, साइंस में तो पढ़ चुके हैं सब चीज़ें, है ना, साइंस की बातें थी ये सब। तो अब हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओठ, ये 5 गो चीज़ है, 5 गो उच्चारण के स्थान कहे जाते हैं, जिन स्थानों से टकरा करके ध्वनि जो है वो जो आवाज़ जो है, जो ध्वनि जो है हमारा शब्दों में बदल जाता है, ठीक है, सुनने के लायक शब्द में बदल जाता है, ठीक है। श्रव्य ध्वनि, अश्रव्य ध्वनि भी था एगो, सुनने लायक ध्वनि और नहीं सुनने लायक ध्वनि, जैसे हड़हड़ा के शटर गिरा दिया, वो अश्रव्य ध्वनि है, नहीं अच्छा लगता है सुनने में। डीजल चला रहा है, ठट कर रहा है, सब अश्रव्य ध्वनि है। पंखा भी जो कर रहा है बहुत अच्छा लग रहा है, खैर ग्रामर में नहीं उसमें नहीं घुसता है। तो कंठ, तालु, मूर्धा उस हिसाब से हो गया, तो उसी हिसाब से हम लोग का बनाया भी गया है। पहले कंठ आता है तो पहले कंठ के उच्चारण स्थान को पहला स्थान दिया गया, आवाज़ निकल रहा है नीचे ही से ना, आपको सोचने में लग सकता है कि अगर अरेंजमेंट किया है, जैसे सीक्वेंस में अरेंज किया है, तो फिर ऊपर से चलना चाहिए, पहले ओठ आता है, फिर दांत आता है, फिर तालु मूर्धा आता है, फिर तालु आता है, फिर कंठ आता है, लेकिन नहीं, आवाज़ कहाँ से निकल रहा है, फेफड़ा से, और यहाँ पे वाक तंतु, तो यहाँ से ना प्रोसेस शुरू हो रहा है, तो नीचे से 1 2 3 नंबरिंग किया जाएगा ना, तो नंबरिंग इसीलिए वहाँ से है। ये इंसान का फिगर दिखाने का बस मतलब इतना ही है समझने के लिए। ये कंठ है आपका 1 नंबर पे, फिर उसके बाद तालु आता है 2 नंबर पे, फिर उसके बाद मूर्धा आता है 3 नंबर पे, और उसके बाद आपका दांत आता है, ओठवा से पहले दांत है, दांत आ गया अंदर में होगा, दांत 4 नंबर पे, और ओठ सबसे लास्ट में 5 नंबर पे। ये 5 स्थान ऐसे हैं जिसको उच्चारण स्थान कहे जाते हैं। इन्हीं स्थानों से टकरा करके आवाज़ जो है वो शब्द बदल जाता है, ठीक है। और उसी के हिसाब से जो है ना हमारे पास सारा का सारा वर्णों का यानी व्यंजन वर्णों का वो बनाया गया है, बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से, कितना मज़ेदार है, ठीक है। तो देखिए कंठ से जो निकलता है, तो कंठ से 5 गो शब्द निकलते हैं, 5 गो वर्ण निकलते हैं, वो सारा क वर्ग के अंतर्गत आते हैं। उसको क वर्ग, वो कैटेगरी डाल दिया क वर्ग, क वर्ग के अंतर्गत आने वाला। तो क ख ग घ अंग, इन 5 को बोल के देखिए, आपका जीभ किन्नू नहीं टकराएगा, सारा आवाज़ कंठ से ही फील होगा, है ना। साथ में बोल के देख लिया करिए, इससे ऐसा नहीं कि आप जोकर लगिएगा, ये आपके दिमाग का सिग्नल है, आप अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं पढ़ाई में। क्या जानबूझ के? हाँ, करके देखिए, निकल भी नहीं करेगा, नहीं हो सकता है, सब प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, आप करके देखिए, नहीं निकल सकता है। जैसे बिना ओठ सटाया प नहीं बोल सकता, सबसे सिंपल है समझने वाला ये, या फिर बिना दांत में कुछ सटाइए, आप तथा तथा बोल के दिखा दीजिए, बिना दांत में जीभ को सटाए तथा तथा बोल के दिखा दीजिए, नहीं बोल सकते हैं, बोलिएगा उच्चारण अच्छा सही से होबे नहीं करेगा, है ना, सटवे करेगा। हम क्या बोले रसगुल्ला अंदर से मुँह डाल के पकड़ लीजिएगा। हम कोशिश करते थे लेकिन मुंह में जाम हो जाता था, भर जाता था मुँह गुलवा डालने से, ठीक है जी। तो क ख ग जो भी है वो सब कंठ से उच्चारण होता है, जिसको हम लोग क वर्ग के अंतर्गत लेके आते हैं। फिर उसके बाद कंठ के बाद क्या आता है, तालु। तो सारा क्या होता है, तालु से त थ द ध, आप टच कीजिए तो जिह्वा टच होगा,
त थ द ध, हाँ सॉरी हाँ, च छ ज झ, है ना, सारा तालु में टच हो रहा होगा, ठीक है, तालु के हिसाब से। मेरा बिना तालु में टच किए आप च बोल ही नहीं सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला आता है मूर्धा, ठीक है, तालु के जस्ट बाद वाला, तो हम लोग उसको ट ठ ड ढ ढ कहते हैं। ट हो गया, ढ हो गया, ढ ढ करके चलते हैं, ठीक है। तो वो हो गया आपका, त हो गया आपका पूरा का दांत से टच होता है, बिना दांत में सटेले आप बोल ही नहीं सकते हैं। त थ द ध न, तो दांत में सट भी बुला रहा है। तो थोड़ा बहुत इन्होंने होगा, बट ऐसे नहीं सटा। अगर बुला रहा है ना, तो ये गलती आपकी है, आप सही से इसका उच्चारण नहीं कर पा रहे। न, इसका उच्चारण होता है न, जैसे कणक, हम बोल के सुनाते हैं, ना पढ़ा जाता है। हम सुनाते हैं, देखिए देखिए इधर कनक, ये जो न बोलते हैं ना, तो इसमें नाक से थोड़ा उच्चारण निकालते हैं, हल्का नाक से भी आवाज निकलता है। कनक, ये हो गया कनक, इसको पढ़ेंगे कणक, कणक। हम अपना जीभ को इधर नहीं सटा रहे हैं, न वाला किसमें है, इसमें दांत में नहीं सटा रहे हैं, हम मूर्धा में सटा रहे हैं, कणक, ठीक है। अगर आपका न, ये वाला न में भी सटा रहे हैं दतिये में, तो आपका उच्चारण में मिस्टेक है, यही तो सिखाता है ग्रामर, ठीक है। तो कुछ हाँ ज़बरदस्ती करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि सही उच्चारण हो तो आपको ज़बरदस्ती करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप लोग आज जो बोल पा रहे हैं तो वो अपने प्रैक्टिस के दम पे ही किए जा रहे हैं, है ना। बचपन को देखे हैं आप लोग को बुलवाया गया होगा, बेटा पापा बोलो पापा, मामा बोलो मामा, है ना, चाचा काका सब बुलवाया गया होगा। शुरुआत में आप लोग को दिक्कत हुआ होगा, लेकिन प्रयास किए बोले। वैसे ही अपनी गलतियों को सुधारिए, जो शब्द आप सही स्थान पर टच करके नहीं बोल पा रहे हैं उसको कोशिश कीजिए कि सही स्थान पर टच करवा के बोले, ठीक है। तो हो गया ये वाला बात पूरा का पूरा। प फ ब हो गया, सारा ओठ में सटा के बोलना है, प फ ब भ म, बिना ओठवा टच हुए काम हो ही नहीं सकता है, ठीक है। हाँ कोई भी, लेकिन दतिया तो सटेगा, त थ द ध न, ठीक है। लगे कि तुतला रहे हैं तो ततलाने में हो भी करता है, तथा ततला के ही बोला जाता है। बड़ा अजीब फील हो रहा है, लग रहा है कि कहीं तोतले न रह जाए डरो लगता है। तो ये व्यंजन वर्ण का उच्चारण समझ में है ना, तो 33 गो है। क्या होता है समझिएगा कि स्वर वर्ण की सहायता से होता है, और किन्ने किन्ने से उच्चारण होता है ये भी समझ गया। अब ये जो पांचों आप पढ़े जिसका उच्चारण अलग अलग हो गया, इनमें से जो है ना, एगो को कहते हैं अंतःस्थ और एगो को उष्म व्यंजन कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन और एगो कहते हैं उष्म व्यंजन। इसमें क्या फर्क होता है ना, जो उष्म व्यंजन होता है ना, इसको अगर आप फील कीजिएगा तो इसके उच्चारण में आपको गर्माहट वाला सांस महसूस होगा। जैसे आप फूकते हैं तो ठंडा होता है, करते हैं तो गर्म सांस निकलता है, ठीक है। तो इस वाला श को बोलिएगा ना, तो आपके मुंह से ऊष्मा निकलना चाहिए, इस तरीके से आपको बोलना होगा कि ऊष्मा निकले, है ना। ये जैसे स है तो इसका, अब इस सर ये बोल रहे थे कहाँ ठंडा होगा? अरे उस- अब ठंडा मैंने कहा एसी जैसा निकलेगा वो वाला नहीं सर, ये बोल रहे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा दिक्कत होगा, वो फील करना होता है। अभी पंखा भी तो चल रहा है ना, उतना होता है, बस समझना है कि ऐसा होता है। ये सब बहुत माइक्रो लेवल पे इमेजिन करना होता है, चेक करना होता है, ठीक है। अभी एक और चीज़ समझिए, य हो गया, य र ल व, तलाबी सा मूर्धनी सा दंटी सा ह, यहाँ तक हो गया। इन सभी को ऐसे अरेंज करना होता है, 4 गो अरेंज किए तो ये जो य हो गया, ये तलाबी सा हो गया, इन दोनों का उच्चारण स्थान तालु है, दोनों को तालु से बोला जाता है। य सब याद करने का तरीका समझिएगा, आप एकदम ग्रुप को याद रखना है, सीक्वेंस है, इसको एकदम ऐसे ही नंबरिंग से याद कर लीजिए। नंबरिंग कैसे याद करना है, 1 2 3 1, है ना, 1 नंबर गर्दन गला, फिर उसका क्या, तालु मूर्धा दांत ओठ, 1 2 3 4 5, पाँचों का नंबरिंग याद कर लीजिए। कंठ क से 5 सबसे फर्स्ट नंबर, सेकंड में मूर्धा आ गया सारा का, चौथा धा, सॉरी तालु आ गया, चौथा धा आ गया, उसके बाद मूर्धा आ गया, टठा ढ, ठीक है। उसके बाद दांत आ गया, तथा धा, उसके बाद ओठ आ गया, प। तो कोई आपसे पूछ दे कि बताइए च का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो क्या बोलिएगा, तालु, है ना। कोई बोले प का उच्चारण स्थान ओठ, म का उच्चारण स्थान, कुछ बतिया रहे थे जी, कुछ बतिया रहे थे, हमारे नहीं, काला पेन चाहिए आपको, पेन क्यों चाहिए, क्यों पूछ रहे थे, लिखने के लिए बोले हैं, पीछे में डिस्टर्ब करते हैं खाली और हंस रहे हैं। हर गाल हंस, गाल पे हाथ वहाँ से, अच्छे से बैठिए, अच्छे से, मेरे पैर ठीक नहीं, हाथ ठीक से करिए। अरे ये दूल्हा जैसे मेहंदी उंदी का लगल है हाथ में, गजब करते हैं। अरे आप लोग हमेशा ठीक रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो ये वाला बात है ना, ये जो य हो गया, स हो गया, इन दोनों का उच्चारण स्थान तालु है। तो ये थोड़ा सा है, इसको भी आप सीक्वेंस में थोड़ा सा सोचिएगा, जैसे सीक्वेंस में ऐसे ही लिखा हुआ है, य र ल व 4 को लिखना, य र ल व तलाबी सा, फिर उसके बाद य र ल व, फिर उसके बाद तलाबी सा मूर्धनी सा डंटी सा ह, ये चारों का एक एक ग्रुप है। तो ये 3 को एकदम सेम सेम है, य और श तलाबी सा जो है। तो इसको आपको कोशिश करना, अगर आपका मान लीजिए ये वाला स में तालु में जीभ नहीं सट रहा है तो आप गलत उच्चारण कर रहे हैं, कोशिश कीजिए सटाने का, ठीक है। ये वाला र हो गया, श हो गया, है ना। इसी को हम लोग, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है तो इसको हम लोग मूर्धनी सा कहते हैं। इसका उच्चारण स्थान तालु से है तो इसको हम लोग तलाबी सा कहते हैं। इसका उच्चारण द से हो, दांत से होता है तो हम लोग इसको दंती सा कहते हैं, डंटी नहीं, दंती सा, दंती सा,
है ना। हम हाँ स्कूलों में रटवाया जाता है डंटी सा करता है, डंटी नहीं होता है, डंडा उंडा नहीं है, दांत दंती सा, ठीक है, क्योंकि उच्चारण स्थान दांत से है इसलिए इसको दंती सा कहते हैं। पता है समझ में, दंती सा। तब कितना इंटरेस्टिंग है बताइए ग्रामर, व्याकरण सॉरी। चलिए ठीक है ना, तो ये चीज़ हो गया ल और स, दंती सा, ल और स आपका टच होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि भाई वहीं से सटाए, तब आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा और क्लियर हो पाएगा, ठीक है, कोशिश करना है। उसके बाद ये जो व है और जो ह है, तो ह अपने आप ऑटोमेटिक आपको फील होगा कि कंठ से निकल रहा है, ह बोल के भी फील आप कर सकते हैं। और ये जो व है ना, व इसमें उठवा चोंच नहीं बाहर निकलेगा, व ये जो है ना ब, ये वाला ब इसी हो जाता है, ब ये वो हालांकि दोनों ब उठवे से है, लेकिन जो भी है ये वाला सिंपल होता है, ब मुँह चोच नहीं निकलवाएगा, ब ये वाला होता है वो थोड़ा बाहर सेल्फी पोज निकलवा देता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक हम लोग का व्यंजन तक वाला बात खत्म हो गया। अब इनमें से जो 2-3 को बच गया, ह के बाद आता है ना क्षत्र ज्ञ, तो ये का चाहिए भाई, तो उसको हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं, या संयुक्ताक्षर भी कहा जाता है इसी को, संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन। तो कुछ हमारे पास व्यंजन हैं ऐसे जो संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं, यानी कि कुछ दो व्यंजनों को मिला के जिसको बनाया जाता है। तो जैसे कि श हो गया, त्र हो गया, ज्ञ हो गया और स्र हो गया, ये 4 को संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं, क्योंकि दो व्यंजनों को मिला के ये बनता है। तो ये जो आपका क्ष हो गया, वो क और ये वाला स मूर्धनी स से मिला के बनता है क्ष। तो इसको हम लोग, इसको कोशिश कीजिए कि हम लोग क भी इसका जब उच्चारण करें तो क और क्ष उसी हिसाब से करें। क्ष क्षत्रिय, क्षत्रिय है ना, लोग बोलता है क्षत्रिय, तो क्षत्रिय नहीं पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ ऐसे ही पढ़ लिख दिए क्षत्रिय, तो क्षत्रिय में आप गलत पढ़ रहे हैं, आप छ वाला पढ़ रहे हैं, है ना, क्षत्रिय, क्षत्रिय पढ़ेंगे इसको, क्षत्रिय थोड़ा हल्का क भी होना चाहिए, हल्का ये वाला स भी होना चाहिए, क्षत्रिय, क्षत्रिय नहीं, कोशिश करना है, यही तो सीखना है, सब ग्रामर यही तो करवाता है, कोशिश करना है। मुँह में बना के बैठा रहता है खाली, जैसे लग रहा है कि कहीं जाना है, मुँह में जाता है, दिमाग में वही सब आ जाता है, आपको बना के बैठा रहता है मुँह का। क्षत्रिय, क्षत्रिय क कहाँ है, कहता क तो कंठवास निकलेगा, तो क बहुत जल्दी बोल देना है पाठ से, क्योंकि हल्का सा है ना, क का उतना हल्का से होता है। अभी जो क्ष है, तो क्ष मूर्धनी सा है, तो मूर्धा में सटाना है क्ष, तो मूर्धा में जीवा को लेके जाए क्ष, क्ष क्षत्रिय, क्षत्रिय, ठीक है, मतलब क्लियर कट क्षत्रिय नहीं बोलना है, एक होता है क्षत्रिय, है ना, क्षत्रिय और क्षत्रिय दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है, छात्र और क्षात्र में फ़र्क होता है। तो थोड़ा सा इसको सही करने की कोशिश करना है। त्र में आएगा तो त और र मिला रहता है, त्र, ठीक है, ज्ञ में आएगा तो ज और य मिला होता है, य, और उसके बाद स्र जो हो गया आपका स और र, ठीक है ना, तालाबी सा और र मिला होता है, तो ये इसको हम लोग संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन कहते हैं। कोई दिक्कत, तो यहाँ पे हमारा वर्ण का मामला खत्म हो जाता है। अब हम लोग चल रहे हैं शब्द के अंतर्गत में। तो शब्द का परिभाषा जैसा कि आप समझ चुके हैं कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, ठीक है, तो वर्णों के सार्थक मेल शब्द कहलाता है। अब भेद इसका पढ़िएगा तो 3-4 तरीके से शब्दों को बांटा हुआ है, शब्दों को 3-4 तरीके से बांटा हुआ है। उत्पत्ति के आधार पर अलगे बटा हुआ है ना, व्युत्पत्ति हो गया, रचना हो गया, या बनावट के आधार पर अलगे बटा हुआ है, ठीक है, फिर उसके बाद अर्थ के आधार पर भी अलग बटा हुआ है। तो उन सभी के आधारों पे शब्दों को समझना है, बहुत सरल है, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। बुक में पढ़िएगा तो नचा देगा, यहाँ पे बहुत सिंपली समझ में आएगा। तो देखिए उत्पत्ति के आधार पे जो है ना, वर्ण को शब्द को 4 भाग में बांटा हुआ है। कौन कौन सा? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। शब्दों समझ में आ जाएगा। तत्सम किसको कहते हैं? वो शब्द जो संस्कृत का शब्द है, सीधे सीधे संस्कृत का शब्द, और इसका इस्तेमाल हम लोग अभी भी अपने कामों में करते हैं। जैसे प्रथम, प्रथम जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है, लेकिन हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि हम लोग मैं राहुल कुमार प्रथम कक्षा का छात्र हूँ, ऐसा इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे ही कुछ शब्द है जो संस्कृत का शब्द है और सीधा सीधे हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। इस हमारे घरों में इतने सारे अश्व बैठे हुए हैं, तो अश्व बैठे हुए, तो अश्व संस्कृत का शब्द है, अश्व का मतलब घोड़ा होता है, लेकिन उसको आम बोलचाल की भाषा में भी इस्तेमाल कर लेता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो वैसा शब्द जो सीधा सीधे संस्कृत का शब्द होता है, तो उसको हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। हथवा को हम लोग हस्त बोलते हैं, है ना। आप लोग बोलते हैं कि हस्तकर्म जमा किए, हस्तकर्म बोलते हैं ना जी, तो हस्त जो बोलते हैं हाथ से किया हुआ, अरे हस्तकर्म भी उसी को कहा जाता है, हस्तकर्म या हस्तकला वही होता है। तो जो हस्त बोल रहे हैं ना, वो हस्त मतलब हाथ होता है, और वो हस्त जो है वो संस्कृत का शब्द है। तो जो हस्त शब्द इस्तेमाल किए वो जो शब्द है ना, वो आपका तत्सम कहा जाएगा। यानी तत्सम में उन शब्दों को रखते हैं जो संस्कृत का शब्द है, और उसका इस्तेमाल हम लोग अपने दिनचर्या में करते हैं, डेली लाइफ में करते हैं, लेकिन वो शब्द है संस्कृत का, ठीक है। आम बोलचाल की भाषा में संस्कृत का शब्द जो इस्तेमाल करते हैं वो उसको तत्सम कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद होता है हमारा तद्भव। इसमें क्या होता है ना, संस्कृत का शब्द को हिंदी में इस्तेमाल करके,
संस्कृत का ही शब्द है, उसका हिंदी में मतलब रूपांतरित करके इस्तेमाल किया जाता है। देशज हो गया, देशज उसको कहते हैं ना जो हमारी एकदम समझिए कि देहाती भाषा, जो हमारे अपने देश की भाषा है, जैसे खटिया, मचिया, तकिया, है ना, धोती, कुर्ता, साड़ी, लुंगी, जो आम बोलचाल की भाषा में होता है। बोरसी, बोरसी समझते हैं ना, चूल्हा, ये सब जो आम बोलचाल की भाषा, उसको देशज, जो देसी भाषा है उसको देशज कहते हैं। वो सारे के सारे शब्द जो देसी वाला है उसको देशज कहते हैं, उन सारे शब्दों को देशज कहते हैं। और जो विदेश से है उसको विदेशज कह देंगे। जो देश हमारे देश में बोलते हैं उसको देशज कहते हैं, जो बाहरी शब्द है उसको विदेशज कहते हैं। जैसे अस्पताल हो गया, है ना, ये सब विदेशी शब्द है, हमारे भारत की भाषा नहीं है, क्योंकि हम लोग के पास अस्पताल का व्यवस्था नहीं था, हम लोग तो आयुर्वेद के ज्ञाता था, भारत में तो आयुर्वेद चलता था, है ना, चिकित्सा संस्थान चलता है, चिकित्सक वाला चलता था, अस्पताल का तो नाम हम लोग नहीं जानते थे, तो विदेशी शब्द है, तो हम लोग उसको विदेशज कहते हैं। तो ये हो गया किसके आधार पे? उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे शब्द की 4 भेद है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम संस्कृत के सीधे सीधे संस्कृत का उठा के बोल दिए, और तत्सम में जो तद्भव में संस्कृत का शब्द हिंदी में जो चेंज हुआ है, जैसे मान लीजिए कोई उठा सकता है, मतलब बहुत सारा शब्द मिल जाएगा आपका, जल, पानी, या फिर जैसे गज को हाथी बोलते हैं तो हाथी इस्तेमाल करें, तो ऐसा तो इसमें तो खैर बहुत सारे शब्द हो जाएंगे, बट हम एग्जैक्टली ढूंढते हैं क्योंकि हम भी सेटिस्फाइड नहीं है इसके एग्जाम्पल से। ठीक है, उसके बाद देशज, देसी भाषा, विदेशज, विदेशी भाषा, ये चीज़ हो गया, मतलब शब्द हो गया। अब उसके बाद अगला है व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर। तो बनावट के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि शब्द को 3 भाग में कहते हैं, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक कहते हैं। तो रूढ़ में क्या होता है? जिसका खंड का कोई अर्थ नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए कलम बोले आप, तो कलम को अगर आप तोड़ दीजिएगा, टुकड़ा में कीजिएगा, तो क्या उसका कोई अर्थ है? नहीं। तो वैसे शब्द जिसको आप अगर आप तोड़ते हैं, कैसे तोड़िए, दो करके तोड़ दीजिए, एक गो इधर, 2 गो इधर तोड़ दीजिए, जैसे संधि विच्छेद करते हैं ना, कैसे उसको तोड़ने का कोशिश कीजिए, तोड़ने के बाद ऐसा शब्द बनेगा जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, तो उन सभी शब्दों को हम लोग क्या बोल सकते हैं? रूढ़। रूढ़ वैसे शब्द को कहते हैं जिसको टुकड़ों या टुकड़ा करने पर जो शब्द बनता है उसका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे कलम, किताब, ये सबको तोड़ते रह जाइए, कोई अर्थ नहीं बनेगा, है ना। अभी मत कहिए किताब है तो की कहाँ की है, तो की हो जाएगा, इसका अर्थ बनेगा, तो वैसे नहीं, है ना, हम नॉर्मल नहीं, प्रोफेशनल तरीके से। यौगिक में जाइएगा तो खंड होगा और उसका अर्थ होगा। जैसे शब्द है विद्यालय, तो विद्यालय को आप तोड़ सकते हैं, विद्या और आलय दोनों का अर्थ है ना। तो इस तरह का शब्द हो जाएगा, ऐसे बहुत सारा होगा। जैसे घुड़सवार, तो घुड़ मतलब घोड़ा, सवार मतलब सवार करने वाला, दोनों का अर्थ है। तो ऐसे शब्द जिसको आप तोड़िएगा और उसका तोड़ला के बाद वो अर्थ निकलेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अरे ये लिखा है जी, यौगिक। क्या बोलेंगे? यौगिक। शब्द को तोड़े, अर्थ नहीं मिला, रूढ़। शब्दों को तोड़े, अर्थ निकला, यौगिक। कोई दिक्कत? रूढ़ और यौगिक में अर्थ में है ना, उन्हें ध्यान मत दीजिएगा, वो बजेगा, मना तो करवा नहीं सकते हैं, तो नाटक करने से कोई फायदा है नहीं। शटर पर लगा दीजिए जरा, शटर पर लगाइए ना। अब थोड़ा कम रहेगा आवाज़। हाँ सुनिए, ठीक है। तो रूढ़ और यौगिक में समझ में आया ना? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अब योग रूढ़ का समझिए, खंड कीजिएगा और खंड करने के बाद जो शब्द होगा ना, तो तोड़ला पर कोई विशेष अर्थ निकलेगा, एकदम खास। ठीक है, जैसे दशानन, तो दशानन 10 आनन, यानी वैसा इंसान जिसका सर क्या हो, 10 मतलब 10 हो गया। आनन कहते हैं मस्तक को, सर को, दशानन। अब ये दशानन एक विशेष व्यक्ति का नाम है जिसको क्या बोलते हैं? रावण। तो ऐसे शब्द जिसको टुकड़ा में तोड़िएगा, टूटेगा और उसका अर्थ भी होगा, और वो जो अर्थ है वो एक विशेष अर्थ होगा, कोई विशेष चीज़ होगा। ठीक है, जैसे दशानन का बात हो गया। तो ऐसे बहुत सारे आपको शब्द मिलेंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? योग रूढ़ कहते हैं। योग, यौगिक और रूढ़ दोनों का संगम है योग रूढ़। ठीक है, दोनों का संगम एक तरीके से कह सकते हैं, मिला जुला के, मतलब कह सकते हैं, बट पूर्ण रूप से है नहीं, ताकि रूढ़ का मामला थोड़ा अलग है, यौगिक का मामला थोड़ा सा अलग है। आप दोनों को जोड़िएगा तो योग रूढ़ सुनने में लगता है, बट इस मामला चीज़ है। ये तीनों बात समझ में आया? ठीक है। अब ये बहुत छोटा सा चीज़, अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक। वैसा शब्द जिसका अर्थ होता है उसको सार्थक कहते हैं, वैसे शब्द जिसका एक अर्थ होगा उसको हम लोग सार्थक कहते हैं। जैसे कि चाय, इसका अर्थ है, कलम अर्थ है, और निरर्थक शब्द जिसका कोई अर्थ ही नहीं है ना, पगला उला, पगला तो नहीं है, लेकिन जो भी हो, कुछ भी शब्द जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, तो फिर कहिएगा निरर्थक पढ़िए क्या है, लेकिन जब वैसे तो पढ़िए लिए फालतू टाइप का, उसको तो शब्द ही नहीं कहेंगे। जैसे अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि ऐसे शब्द जिसका कोई अर्थ ही नहीं है उसको तो शब्द कहते ही नहीं है, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है उसको तो शब्द कहते ही नहीं है। और यहाँ पे हम लोग उसको निरर्थक शब्द के अंदर में डाल रहे हैं, यहाँ पे उसको शब्द कह रहे हैं ना जी, कह रहे हैं। ये किस कंडीशन में है? हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कुछ निरर्थक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे चाय बाय, खाना उना। कोई पीट का रहा है उधर से, है ना, चाय बाय। तो चाय का जो बाय बोल दिए, वाय का क्या मतलब है? दाल वाल है, बाल का क्या मतलब है ना, चूहा उहा, उहा का क्या मतलब है? छोड़िए ना उधर,
बोले पड़ेगा थोड़ा सा। खैर तो सुनिए ना, कुछ ऐसे शब्दों का उच्चारण कर देते हैं एकदम क्या कहे कुछ मैंने तो बेचारा ने इस पे नहीं मारा था, बैटवा का आवाज आ रहा था, प्लास्टिक वाला बैट ले लेता था। वो इससे नहीं मारा था। ठीक है ना जी। तो निरर्थक समय है ना, तो सार्थक और निरर्थक शब्द जो है ना, सार्थक निरर्थक दोनों शब्द का कैटेगरी में है, लेकिन कुछ शब्द हम लोग आम बोलचाल की भाषा में ऐसा बोलते हैं जिसका अर्थ तो नहीं होता है लेकिन फिर भी काम में आ जाता है, इसलिए एक्सेप्शन के रूप में हम लोग निरर्थक शब्द के अंतर्गत लेते हैं। ठीक है, तो निरर्थक शब्द जो है ना वो सार्थक शब्द के साथ में ही आएगा, अकेले नहीं आ सकता है, अकेले उसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन वो सार्थक शब्द का जब जुड़ जाएगा तो उसका एक अर्थ बन जाता है। अर्थ तो नहीं बनेगा बट एक बन जाता है। माना जैसे कि चाय वाय बोले ना, तो चाय वाय नहीं पियेंगे पिलाएंगे क्या, तो वाय का क्या ही अर्थ होगा, लेकिन चाय क्या जुड़ गया तो उसका एक अर्थ बन गया, चाय वाय हो गया। मेला उला है ना, दाल उल कुछ भी बोलते रहते हैं, हाथी उथी, ये उथी जो बोल रहे हैं, उल जो बोल रहे हैं, सबका क्या अर्थ है, कोई अर्थ नहीं, तो उस सबको हम निरर्थक शब्द कहते हैं। तो सार्थक और निरर्थक शब्द समझाया ना, ठीक है। अब उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से मामला शुरू होगा संज्ञा का। तो संज्ञा तो आप लोग जानवे करते हैं, है ना, दुनिया में जो भी चीज़ हमारे आसपास दिखाई दे रहा है, जो दिख भी रहा है, जो नहीं भी दिख रहा है, सब चीज़ जैसे भूत पिशाच सबका कुछ ना कुछ नाम है। जिस भी चीज़ का दुनिया में जिस चीज़ का नाम है सब संज्ञा का ही कहा जाता है। और दुनिया में ऐसा कुछ है ही नहीं जिसका कोई नाम है नहीं, कुछ है ऐसा जिसका कोई नाम है नहीं है, कुछ नहीं है। तो हम लोग उस वस्तु को नाम नहीं कहते हैं, वस्तु को संज्ञा नहीं कहते हैं, उसके नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, दुनिया में जितना भी नाम है सब संज्ञा है, सबके संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसमें आप स्पेशली कैटेगराइज किया जाता है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव। ठीक है, इन सभी के नामों को हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को 5 भागों में बांटा हुआ है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। हाँ, तो व्यक्तिवाचक किसको कहते हैं, जिसे किसी खास व्यक्ति वस्तुओं का बोध करवाता हो, जैसे बॉटल, हाँ, राम, लड़के का नाम, किसी खास लड़के का नाम बोले राम, है ना। गाय, तो हालांकि गाय जाति में चला गया, बोले हम गाय का एक प्रकार होता है जर्सी गाय, साहिवाल, है ना, देहाती गाय, गाय का प्रकार है। तो जो देहाती गाय, जर्सी गाय, तो वो हो गया। ठीक है, कोई इंसान का एकदम खास नाम रहेगा तो उसको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, और अगर उसके पूरे ग्रुप का, जातियों का बोध करवाता हो तो हम लोग उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़के, तो लड़का बोलते तो दुनिया में जितना भी लड़का है सब उसके अंतर्गत में आ गया, एक जाति का ही लड़का, जाति का ही बोध करवा दिया तो जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और राम बोल दिए तो राम एक खास लड़के का नाम है तो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अभी मॉडर्न में एग्जाम्पल में जो है ना, समूहवाचक को भी जातीयवाचक में घुसा दिया है, क्योंकि बतवा ही ना रहता है। अंगूर कह रहे हैं तो अंगूर को हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं क्योंकि वो ग्रुप में आता है, लेकिन अंगूर भी है तो अंगूर का एक प्रकार होता है तो वो इसी में आ गया। खैर चलते हैं उस पर। उसके बाद समूहवाचक है जिसमें ग्रुप का बात करवाता है, जैसे मेला, मेला बहुत सारा हो गया, झुंड एक ग्रुप का बात हो गया, है ना, सभा हो गया, ग्रुप का बात हो गया, क्लासरूम ग्रुप का बात हो गया, जिसमें एक से ज़्यादा ग्रुप का काम चलता हो। ठीक है, अंगूर का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, ये सब का सब समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब उसमें और चलिएगा तो भाववाचक, फीलिंग वाला बात, दुख, दुखी, खुशी, हंसना, रोना, जो भावनात्मक चीज़ें हैं। ठीक है, ईर्ष्या, ईमानदारी, जिसको आप देखते नहीं है बस फील करते हैं और बताते हैं ना कि भाई चोरी करना बुरी बात है, तो जो चोरी हो गया, चोरी कौन सा संज्ञा कहा जाएगा, भाववाचक। ठीक है, चोरी करना एक एक्टिविटी है बट वो एक तरीके से भाव ही है ना, मतलब हालांकि वो एक कर्म का काम आ जाएगा, क्रिया का काम आएगा, चोरी करना क्रिया हो जाएगा बट संज्ञा की तरह भी थोड़ा बहुत ले सकते हैं समझने को लेकर के। मतलब अंदर की भाव, जैसे ईमानदारी, तो ईमानदारी से काम करना उसको आप फिजिकली कर सकते हैं, वो एक एक्टिंग की तरह कर सकते हैं बट वो एक भाव ही एक तरीके से। ठीक है, भाववाचक संज्ञा हो गया। उसका द्रव्यवाचक, जिसको आप नाप या तौल सकते हैं। ठीक है, तो नाप या तौल सकते हैं तो उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहता है। पानी, ईटा, जो भी आप तौल बोल के लेके आते हैं सब उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहता है। तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ये दोनों को उठा के जातिवाचक में समेट दिया गया है। आप भी खुद को समझिए, इसको दोनों को अलग करने का कोई ज़रूरत है क्या। द्रव्यवाचक संज्ञा मान लीजिए आप बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, तो क्या कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर माजा आ गया, स्प्राइट आ गया, है ना, स्प्राइट आपके पास है, कोका कोला हो गया, पेप्सी हो गया। तो अगर हम बोल दिए क्या कोल्ड ड्रिंक्स, तो कोल्ड ड्रिंक्स पूरा कोल्ड ड्रिंक्स का बोध करवा दिया तो उसको हम जातिवाचक में डाल सकते हैं। ठीक है, अब उसके अंदर माजा, स्प्राइट, कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप, वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, किसी विशेष खास वस्तु का नाम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको नाप और तौल भी सकते हैं, तो वो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा में भी हो सकता है। तो इसलिए जो है इन दोनों को समेट दिया गया है जातिवाचक संज्ञा में। ग्रामर पढ़िएगा तो आपको लिखा मिलेगा, बट आप चाहें तो अलग से भी रख सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आगे बढ़िएगा तो सर्वनाम आता है। तो सर्वनाम क्या होता है, वो शब्द, हाँ, वो शब्द जिसका इस्तेमाल हम लोग संज्ञा के स्थान पे करते हैं। हम मार्कर कहाँ रखे थे, जिसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, संज्ञा के स्थान पे करते हैं, है ना, संज्ञा के स्थान पे जिसका इस्तेमाल करते हैं। तो संज्ञा के इस्तेमाल पे क्या करेंगे, जैसे अपने लिए हम मैं इस्तेमाल करेंगे,
है ना। आप लोग के लिए आप लोग इस्तेमाल यूज़ करते हैं, किसी और के लिए वो है, वह खड़ा है, वो खड़ा है, मैंने इशारा करके ही, वह, मैं, तुम, हम लोग, यही सब तो इस्तेमाल करते हैं। यही सबको सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है। मैं, हम लोग, तुम लोग, आप लोग, वे लोग, यानी जिसमें किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, सिंबल बता संकेत बस कर रहे हैं, सब सर्वनाम कहलाता है, ठीक है, प्रोनाउन कहलाता है। अब उसमें घुसिएगा तो वो भी कई प्रकार के हैं। तो उसमें सबसे पहला आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, पहला टाइप है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में जो है ना, जो भी सजीव इंसान है उसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं, यानी सजीवों के बारे में बात करते हैं। और इसको 3 भागों में बांटा जाता है, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम को भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। सर्वनाम है जो संज्ञा के बदले इस्तेमाल होता है। सर्वनाम का एक प्रकार है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम सजीवों के बारे में, यानी इंसान, जो भी सजीव जगत में जो हमारे पास वस्तुएं हैं, उन सभी के बारे में बात करता है, उन सभी को दिखाता है, दर्शाता है। अब उसको भी 3 कैटेगरी में बटा हुआ है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में क्या होता है, जो व्यक्ति कहने वाला हो, जैसे हम कह रहे हैं, कहने वाला है, तो हम कौन से पुरुष कह जाएंगे, उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष में जैसे मैं, हम, उत्तम पुरुष, हम गए थे ना जी, ऐसा बोलेंगे। या हम या मैं वही बोल सकता है जो बोल रहा है, कोई और बोल सकता है। हाँ, आप रेफरेंस कह सकते हैं कि उसने बोला कि मैं जाऊँगा, ऐसे करके बोल सकते हैं, दर्शा करके। लेकिन जो व्यक्ति मैं सब हम वर्ड यूज़ करेगा वो खुद ही करेगा, है कि नहीं, तो उसको हम लोग किसको कहेंगे, उत्तम पुरुष कहेंगे, ठीक है। और मध्यम पुरुष जो सुनेगा, जैसे आप लोग सुन रहे हैं तो सुनने वालों को हम लोग कहते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष है, तुम हो गया, आप हो गया, वही चीज़ मध्यम पुरुष। आप ही लोग ना सुन रहे हैं, तुमको जाना पड़ेगा। जैसे अगर मान लीजिए हम बोल रहे हैं आप लोग को, तो आप लोग को बोल रहे हैं तो आप लोग सुनने वाले हैं, आप किसको बोल सकते हैं, वे लोग। अगर हम शब्द यूज करते हैं तो हम आप लोग के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं, वे लोग जो शब्द है वो किसी अन्य व्यक्ति के बारे में है, आप लोग के बारे में बात नहीं है। शब्दों से ऐसे ही समझ लीजिएगा। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, क्या हम ऐसा कह सकते हैं मैं वे लोग को पढ़ा रहा हूँ, नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वे लोग शब्द इंडिकेट करता है वो व्यक्ति को जो यहाँ उपस्थित नहीं है, कहीं और है, दूर है। लेकिन हम कहते हैं कि मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं, हम बोलने वाला उत्तम पुरुष, आप यही हैं सुनने वाले मध्यम पुरुष, ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद अन्य पुरुष, क्या एक ही वाला दूगों में, फिर से बोलिए। जैसे आप बोल रहे हैं ना कुछ हम लोग के बारे में, जैसे तुम पागल हो के, तो हम लोग वो सुन रहे हैं, हाँ। और हम लोग के बारे में ही कहा जा रहा है। हाँ हम लोग दोनों हुए ना, जैसे मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। हाँ, तो यहाँ पे दोनों आप ही हो जाइएगा, अन्य पुरुष भी आप ही कह जाइएगा, ठीक है, क्योंकि आप ही के बारे में बात तो चल रहा है, सुनने वाले भी आप ही हैं, बात भी आप ही के बारे में चल रहा है, तो दोनों आप ही कह जाएंगे, बोलने वाला उत्तम पुरुष कहलाएगा, ठीक है। और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात कहा जाएगा उसको हम लोग अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे यह हो गया, वे सब हो गया, ये सब हो गया, वे लोग, ये लोग, जो भी हो गया वो सब उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। अब मनवा वाला कैसे लेगा, नहीं जो बोल रहा है आपने सुन रहा, आपने बारे में ही बोल रहा है। अब तो खैर बातें अलग है, वो ग्रामर में नहीं आएगा, उसको करे दीजिए। उसको पढ़ना पड़ जाएगा। क्योंकि ग्रामर जो है सोचना नहीं सिखाता है, शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना का बात हुआ है। शुद्ध सोचना नहीं, कहीं ग्रामर बोले जी शुद्ध सोचना, शुद्ध सोचने वाली बात आ जाएगा तो फिर दिक्कत है। सोचने वाले में कुछ सोच सकता है, कुछ सोचे, और कोई घूस के देखे थोड़ी जा रहा है कि नहीं, कुछ भी इमेजिन करेगा। नहीं, वक्त बर्बाद मत कीजिए, ये लगता है हमरा कह रहा है। वक्त बर्बाद बिन बात में कीजिए। चलिए फिर भी ठीक है, उस दिन तो भोजपुरी बजा रहा था सब। ये वाला वीडियो डल भी जाएगा तो दिक्कत नहीं है ज़्यादा, वो वाला डलता था बहुत समस्या था, भोजपुरी बज रहा था गाना। ओ माय गॉड, 5% इतना बचा है, जल्दी भगाते हैं, ठीक है। तो ये उत्तम पुरुष का बात हो गया, ये पुरुष के अंतर्गत हो गया। ऐसे उसी में कुछ एग्जाम्पल है, मैं आ गया हूँ, तो ये जो मैं आ गया हूँ, तो मैं, हम अपनी बात कर रहे हैं, कौन सा पुरुष हो जाएगा, उत्तम पुरुष। पहले मैं जो है वो एक सर्वनाम है, ठीक है। सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा पुरुष, उत्तम पुरुष, है ना, उत्तम पुरुष। तो ये चीज़ हो गया। अब उसके बाद यह मेरा घर है, इसको थोड़ा समझना है, ये दूसरा टाइप है। निश्चय, अगला जो सेकंड में होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय, जिसमें निश्चितता का बोध होगा, कोई निश्चित। जैसे हम ये बोलते हैं कि यह मेरा घर, तो भाई मेरा घर है तो निश्चित मेरा घर है, निश्चित है, परफिक्स बात है, ठीक है। 4 बजे या 8 क्लास को हम पढ़ाते हैं, तो हम पढ़ाते हैं, फिर निश्चित बात है, कोई पागल जैसा बात तो है नहीं, ठीक है। आप लोग कहते हैं कि ये मेरा बैग है, ठीक है, आप लोग नहीं, जिनका बैग है अपना अपना, मेरा बैग है, तो भाई आप अपनी निश्चित बात कर रहे हैं ना। अब दूसरा के देखा के तो कहिएगा नहीं कि हमारा वाला कि अपना बैग है, तो वो नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हैं। तो यह मेरा घर है, तो इसको, इसमें क्या होगा, निश्चितता का बोध होगा, और साथ में निर्जीव चीज़ें भी आपको इसमें देखने को मिल सकता है, निर्जीव चीज़ें देखने को मिल सकता है, तो उसको हम लोग निश्चयवाचक कहते हैं, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसमें आपको प्रकार नहीं है, नॉर्मल समझ, जैसे यह मेरा घर है, तो इसमें जो देखिएगा यह मेरा घर है, तो यहाँ पे क्या है, यह मेरा घर है, इसको थोड़ा समझना है।
घर है घर सजीव है कि निर्जीव? निर्जीव चीज़ है। तो इसमें जो यह शब्द हुआ ना वो हो जाएगा किसका? निश्चयवाचक सर्वनाम का। यहाँ कन्फ्यूज़न होता है, समझिएगा। और अगर हम यहीं पे एक लाइन लिखें यह मेरा भाई है, तो यहाँ पे जो जिसके बारे में इंडिकेशन चल रहा है यह, तो यह किसी इंसान के बारे में कह रहा है, और यह जो इस्तेमाल किया है शब्द वो किसी नाउन के बदले है। अगर हम किसी इंसान को, ये मान लीजिए मेरा भाई है, ना मेरा भाई नहीं है, आप लोग का भाई है, ये आप लोग का भाई है, ठीक है, तो ये भाई का कोई ना कोई नाम होगा, लेकिन हम इसको वह कह रहे हैं या इसको ये कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके नाम के बदले में हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हैं। अब प्रोनाउन में हम प्रोनाउन वो कौन सा प्रोनाउन है? वो एक इंसान है, यानी सजीव है। अगर यह इस्तेमाल करें, सेंटेंस एक ही है, अगर वो सजीव है तो उसको हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे, और वो वस्तु अगर निर्जीव है तो उसको हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे यह मेरा भाई है, तो यह जो है ना सेंटेंस तो एक ही है, यह मेरा घर है, यह मेरा भाई है, तो यह मेरा घर क्योंकि है, घर निर्जीव है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। और भाई क्योंकि सजीव है तो यह आपका पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कन्फ्यूजन क्लियर हुआ? इसको थोड़ा और एग्जांपल देखिएगा ना तो समझ में आएगा। अभी दिमाग में घुस रहा है, बाद में निकल सकता है, इसलिए ध्यान से आराम से थोड़ा सा लिखिएगा बढ़िया से घर जा करके, ठीक है। अब एक और कंडीशन आ जाता है कि यह घर मेरा है, तो यहाँ पे जो यह होगा ना प्रोनाउन का काम नहीं करता है, ठीक है। तो क्या करेगा वो, या जो है ना विशेषण का काम करेगा। वो विशेषता बता रहा है घरवा का, ये घर मेरा है, यह मेरा घर, यह घर मेरा है, यह घर, तो यह घर घरवा की विशेषता बोल रहा है, यह घर, ये वाला घर, लाल वाला घर, पीला वाला घर, तो घर की विशेषता बता रहा है, तो विशेषता बताने को तो विशेषण कहते हैं। तो हम 3 शब्द का बात यहाँ पे 3 को सेंटेंस लिखा हुआ है, यह मेरा घर है, ठीक है तो यह मेरा घर है, तो घर यहाँ पे निर्जीव है, तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? इसमें सर्वनाम कौन है? यह। आपको सेंटेंस दे दिया, क्वेश्चन कैसे आएगा वो समझिए। क्वेश्चन दे दिया गया, लिखा यह मेरा घर है, बताइए इसमें सर्वनाम कौन है? कौन सा सर्वनाम है? तो पहले बताइए सर्वनाम है कौन? यह। किसी के नाम के बदले कौन इस्तेमाल हुआ? यह। अब यह कौन सा सर्वनाम है? तो उसके लिए देखेंगे कि जिसके बारे में बात चल रहा है वो सजीव है कि निर्जीव। अगर सजीव है तो पुरुषवाचक, अगर निर्जीव है तो निश्चयवाचक। बस ये चीज़ है, ठीक है। तो यह मेरा घर है, निर्जीव है तो निश्चयवाचक सर्वनाम है इसमें यह मेरा भाई है, भाई सजीव है तो पुरुषवाचक सर्वनाम, और यह घर मेरा है तो इसमें सर्वनाम अब नहीं रहा, यह शब्द जब सर्वनाम नहीं रहा। यही सब माइनर चीज़ें हैं जो कंफ्यूज करता है और दिमाग में से निकल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप आराम से पढ़िएगा, थोड़ा एग्जांपल्स को, क्वेश्चंस को बनाइएगा तो बड़ा सरलता से चीज़ें चली जाती है दिमाग में। यह घर मेरा है, तो घरवा को इंडिकेट कर रहा है कि घरवा मेरा है, ठीक है ना। थोड़ा सा क्या कि थोड़ा बड़ा कम हो गया है, चार हम थोड़ा और कम कर देते हैं, ठीक है। 44 हो गया, हम जल्दी से 15 मिनट खींच देंगे, टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं। अब उसके बाद अगला हो गया, अब उसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम। एक हो गया निश्चय वाला, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। इसमें जो है ना आपको कोई और कुछ लगल मिलेगा, लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। कुछ भी लिखा सकते हैं, तो कुछ भी मैंने कुछ भी खा सकते हैं, है ना, कोई भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए आप बोलते हैं कि लाइट दिलवाने जाएँ, तो हम अब पूछिए कि कौन जाए सर, तो हम क्या बोलेंगे? कोई भी चल जाइए। ये जो कोई भी इस्तेमाल किए, किसी खास व्यक्ति का नाम नहीं बोले। कोई भी, भूख लग गया तो क्या बोलता है? मेरे कुछ भी ले आइए ना, तो कुछ भी या कोई भी, ये जो कोई और कुछ जो शब्द है वो किसी ना किसी वस्तु के नाम के बदले इस्तेमाल किए हैं। अब वो निश्चित हो सकता है कि क्या ही होगा। हम बोल दिए कोई भी चले जाइए, तो कोई में आप कोई जा सकते हैं, क्या निश्चित हुआ? इसमें कोई निश्चितता है, तो इसलिए इसको हम लोग कौन सा सर्वनाम कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो उसमें आपको कोई और कुछ लिखा मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल है कोई आया, कौन आया नहीं पता, कोई आया होगा, ठीक है, तो अनिश्चय हो जाएगा। कुछ दे दो, कुछ भाई दे दीजिए, भीख मांग रहा है, कुछ वो दे दो भाई, ठीक है। अगला हो गया संबंधवाचक, इसमें रिलेशन की बात होगा। जो सो है सब के सब चल जाइए, मेरा ही सब है, आप सब आप ही का है, मतलब कुछ वस्तु जैसे मेरा बुक है ना, तो सब मेरा ही है, सारा का सारा बुक आपका है। ये कौन सा हो सकता है? पहले पूरा सर्वनाम पढ़िए, फिर आपके दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए संबंध में क्या होगा, जो सो जिसका या जिसकी, उसका या उसकी, ठीक है। ये जो शब्द लिखा मिलेगा तो उसमें अब उसको समझिएगा संबंधवाचक, संबंध दर्शाएगा। मतलब संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत में वो लाइनें आपको देखने को मिलेगा जिसमें जो सो जिसका जिसकी ये सब लिखा मिलेगा। जैसे कहावत होता है ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है। जो जागेगा सो पावेगा, जो जागत है सो पावत है, तो जो और सो लिखल है, यहाँ भी लिखा है। जो करेगा सो भरेगा, मरेगा नहीं भरेगा है, तो जो और सो इस्तेमाल हुआ ना, तो संबंध बता रहा है। जो करेगा तो जो कर रहा है वही भरेगा, तो रिलेशन हुआ, संबंध ने बताया। तो जो सो करेगा वो करेगा, ठीक है ऐसे ही करके, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जरा लाठी है ओकरे भैंस होगा। पूछता है कि भाई केकरा भैंस के करे हो, तो कहेगा देखो ना जरा हाथ में लाठी होगा भैंसिया ओकरे होगा तो सब ऐसे ही कह दिया जाता है, जो भी है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब उसके बाद प्रश्नवाचक, सिंपल सा इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन और क्या, है ना। कौन आया, क्या पढ़ रहे हो, सीधा सा वही हो गया। अब इससे कौन आया, तो कौन में कोई इंसान ना आया होगा,
अब इंसान का कौन सी नाम है नहीं पता है तो उसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कह देते हैं। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं मैंने कौन सी पढ़ रहा नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, संज्ञा हो सकता है, साइंस हो सकता है, कुछ हो सकता है, कुछ याद आ गया जी। ठीक है, तो वो हो गया बात प्रश्नवाचक। अब निजवाचक सर्वनाम क्या होता है ये समझिए, शब्दों का जो प्रयोग है ना वो आदर के लिए प्रयोग न करके खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं अपने आप खा लूँगा, जैसे आप इस्तेमाल किए ना, आप हो गया, आप जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो रिस्पेक्ट के लिए करते हैं, तो इस यहाँ पे आदर के लिए इस्तेमाल न करके ऐसी इस्तेमाल अपने आप के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे हम अपने आप खा लेंगे, है ना, अपने आप पे खा लेंगे हम, है ना, हम अपने आप पढ़ लेंगे, तो अपने आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं। आप तुमको भी आप बोल सकते हैं, हम ऐसा बोलते हैं क्या कि मैं तुम कर लूँगा, ऐसा तो नहीं बोल सकता। यहाँ पे जो आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो खुद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि आप वर्ड इस्तेमाल होता है किसी और के लिए, बट यहाँ पे आप वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लिए। अपने आप खा लेंगे, अपने आप चले जाएंगे। ठीक है, बात है समझ में? तो ऐसा शब्द को हम लोग निजवाचक कहते हैं। निज मतलब निजी चीज़, निजवाचक सर्वनाम कहता है। माँ आप सो जाओ, ठीक है, हाँ मैं अपने आप खा लूँगा, तो अपने आप जो निजवाचक मिलेगा तो उसको हम लोग निजवाचक कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब तो क्रिया में घुस गए, आज कल क्रिया, तो क्रिया अब बताते हैं। क्रिया क्या होता है, जिसके शब्द के अंत में ना लगा उसको क्रिया कहते हैं। हंसना, खेलना, उछलना, कूदना, है ना, जाना। तो एक शब्द होता है नाना, इसके अंदर में नाना है, दूधू को नाना, तो क्या नाना को क्रिया कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि एक संबंध, एक व्यक्ति का नाम है। नाना एक रिलेशन है, संबंध है, संज्ञा है, क्रिया नहीं है। काम होना चाहिए, क्रिया एक काम होता है। हंसना, जैसे हंसना बोलता है, हंसना एक काम है, मुँह से हंस रहे हैं। खाना एक काम है, मुँह से खा रहे हैं। जाना, पैरवा से चल रहे हैं, जाना एक काम है। ठीक है, तो ना होना चाहिए क्रिया के साथ, है ना। जैसे किसी का नाम है मुन्ना, तो वो मुन्ना क्रिया नहीं हो जाएगा, मुन्ना नाम है, संज्ञा है। ठीक है, ये चीज़ है। अब उसके बाद इसमें पहचान थोड़ा सा बोला गया, जैसे हाँ, कर्ता कर्म दो तीन चीज़ें होता है। कर्ता और कर्म दो चीज़ें होता है। जैसे कि आपको सिंपल सा बात करते हैं, कोई भी सेंटेंस पढ़ते हैं तो हर एक सेंटेंस में आपको तीन चीज़ देखने को मिलता है, एक कर्ता, एक क्रिया और एक कर्म। ठीक है, कर्ता जो काम को करने वाला होता है, क्रिया जो काम हो रहा है, जो काम की बात कर रहे हैं, और कर्म जिस पे प्रभाव, कर्ता का प्रभाव जिस पे पड़ता है। ठीक है, कर्ता का प्रभाव जिस पे पड़ता है। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, राम करने वाला है, और यहाँ पे क्रिया क्या है, मारना। लेकिन मार किसको रहा है, रावण को। तो एक्शन, यानी कि जो एक्शन हो रहा है ना, जो काम हो रहा है ना, काम का प्रभाव है तरीके का है। ये सर ऐसे मत करूँ। जल्दी जलाइए। अच्छा सुनिए, अरे सुनिए हम लोग अपना, अरे सुनिए भाई, सुनिए, अरे हंसिए मत भाई, अपना बात जारी रखते हैं हम लोग, अपना काम जारी रखते हैं। ये भाई काहे नहीं जला रहे हैं जी? ये भूत उत कहाँ आ गया, देखिए वहाँ पे क्या हो रहा है। भूत आ गया है। हाँ, ये छोड़िए, आज यहीं रखते हैं, यहीं तक रखते हैं।